बनाए हो पेपर को यार? आ रहा है ठीक ठाक नंबर सबका? ला रहे हो 60 65 70? कि 60 65 70 अगर लाना है तो फिर हम चल दे रहे हैं। कि 60 65 70 की अगर बात कर रहे हो सर तो फिर वापस जा रहे हैं। ठीक ठाक ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो? ठीक ठाक का मतलब कितना? 60 50 55 60? ठीक है, 50 55 60 इस रेंज में आ रहा है तो ठीक है। कैटेगरी में कम जाएगा इससे भी लग रहा है। पिछले बार तो बहुत कम गया था। पिछले बार कम जाने का एक कारण यह भी था कि पोस्ट ज्यादा था। पिछले बार लगभग 20,000 लोगों को लेना था इनको, 20,000 लोगों को लगभग। इस बार लेना है 7,000 लोगों को। लेकिन पेपर इस बार का बहुत टफ है। पिछले बार की तुलना में पोस्ट 3 गुना कम है, लेकिन पेपर 3 गुना ज्यादा टफ है। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। देखना कट ऑफ पिछले बार के जैसा ही कुछ कुछ रहेगा लग रहा है मेरे को, क्योंकि जो पदों की संख्या में कमी है इस बार और पेपर के टफनेस में जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। तो देखा जाए तो घूम फिर के मेरे को लग रहा है कट ऑफ उसी के आसपास रहेगा। फीमेल में थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। अभी भी 2 लड़कियां आई थी हेड ऑफिस में, पूछ रही थी कट ऑफ को लेकर के। तो फीमेल में कट ऑफ थोड़ा कम ही जाता है, क्योंकि वैसे भी फीमेल्स कम रहती हैं। आप देख ही सकते हैं, जैसे अभी क्लासरूम में इतने सारे लोग बैठे हो, इसमें लड़कियां जो है 1/3 है। तो ओवरऑल जो बच्चे बैठते हैं उसमें लड़कियां वैसे भी 1/3 ही रहती है। ओवरऑल जो बच्चे बैठते हैं सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, लड़कियां 1/3 ही रहती हैं। अब रिजर्वेशन तो उतना ही मिलना है जितना उनको मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि लड़कियों के बैठने के ऊपर रिजर्वेशन रहता है। वो रिजर्वेशन तो उतना ही मिलना है उनको जो रिजर्वेशन है लड़कियों को। तो उस चक्कर में लड़कियों का कट ऑफ थोड़ा कम ही रहता है। पिछले बार तो लड़कियों का कट ऑफ बहुत कम था। डिपार्टमेंटल कट ऑफ कम जाता ही है। अब मेरे पास इतने सारे आरक्षक फोन लगा चुके हैं कि मेरे को इतने सारे लोगों का आंकड़ा पता है, इतने फोन इतने मैसेज आ चुके हैं मेरे पास में कि मैं जो पेपर हुआ फिर मॉडल आंसर आया उसके बाद से 3-4 दिन तक लगातार फोन ही में बात किया हुआ लग रहा है। आरक्षक लोग फोन लगाते और कॉन्फ्रेंस में 4-4 5-5 आरक्षक रहते थे। ये भी हुआ है मेरे साथ में कि एक बार फोन आया, 4-5 आरक्षक कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी थे, फिर मेरे को लोग लिए थे कॉन्फ्रेंस में और एक एक करके नंबर बता रहे थे, इतना आ रहा है इतना आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, क्या संभावना है सर आपके हिसाब से। तो जो डिपार्टमेंट में है उनका तो मेरे को लग रहा है कम जाएगा। अब डिपार्टमेंट में जो 55-60 ला रहे हैं वो तो जनरल का सीट ले लेंगे ना यार। जैसे कुछ लोगों का था कि सर हमारे डिपार्टमेंट में तो 55-60 नंबर 55-60 क्वेश्चन वाले भी लोग हैं, 55-60 वाले भी खेल रहे हैं कुछ लोग, तो वो जनरल का सीट ले लेंगे। फिर रिजर्व सीट तो उन्हीं को मिलेगा ना जो 45-50 के रेंज में चल रहे हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ जितना लग रहा है देख करके ऐसा तो समझ में आ रहा है कि कम ही जाएगा। तैयारी करिए, क्योंकि तैयारी का तो ऐसा है कि आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। तैयारी करिए। अब बाकी तो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ कोई बता ही नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी के पास ऐसा 60,000 50,000 बच्चों का डेटा नहीं है। 50,000 बच्चों का डेटा किसके पास है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना प्रचलित है पूरे छत्तीसगढ़ में कि 50,000 बच्चे पूरे कांटेक्ट किए होंगे उससे, कितना नंबर आया इतना नंबर आया। तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं यहाँ पर जो पूरा सब इंस्पेक्टर के हर एक बच्चे का डेटा लेके रखा है। वो केवल पीएससी ही है और पीएससी अपना रिजल्ट देगा समय आने पे। बाकी जो ऑब्जेक्शन आप लोगों को लगता था वो लगा दिए है ना? ऑब्जेक्शन लगाए क्वेश्चंस में जिसमें भी आप लोगों को लग रहा था कि नहीं लगाए हैं? किसी में नहीं लग रहा था क्या ऑब्जेक्शन? दूसरा लगाएगा तो नहीं लगाए हैं? अच्छा, उसमें बी ले लिया है जिसमें, मतलब ऑप्शन बी ले लिया है ना? जिसमें भी लगता था लगाना था, जिसमें भी आप लोग को लग रहा था कि मेरे को सर इसमें लग रहा है तो मैं लगा दिया। जिसमें भी आपको लग रहा था, बहुत ज्यादा नहीं होगा चेंजेस, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। तैयारी करिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अब देखिए जो संभावित कट ऑफ है वो बता रहे हैं कोचिंग वाले, उससे ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, उसके आसपास भी रह सकता है, कम भी हो सकता है। अब कुछ नहीं बताया जा सकता। जैसे अभी 2 लड़कियां जो आई थी बोलते हैं सर मेरे आसपास के 8-9 बच्चों से पूछी, मैं सबका 50-55 आ रहा है, तो मेरा 47-48 में होगा कि नहीं होगा। तो 7,000 बच्चों को लेना है ना, 7,000 बच्चों को, 7,000। सोचिए ना, कोई कोचिंग वाला भी बोले कि मेरे से बच्चे मैसेज करके पूछे हैं, कॉल करके पूछे हैं, तो कितने बच्चे पूछे होंगे? 100 200 300 400?
समझ आ रहा? 100, 200, 300, 400 ही पूछे होंगे ना, 10,000 बच्चे थोड़ी पूछे होंगे यार। और बोल भी रहा 10,000 पूछे तो भाई तू किसको बना रहा है यार? इतना तो हम भी जानते हैं, 10,000 बच्चे तेरे से ऐसा फोन मैसेज कर लेंगे और तू अभी खड़ा रहेगा जीवित यहाँ पे। 10,000 बच्चे तेरे से बात कर लेंगे 3 दिन में, 10,000 बच्चे बात भी करेंगे तो सारा 3 दिन ही निकलेगा, 30 दिन निकल जाएगा। 10,000 फोन कॉल को तू अटेंड करेगा अपने लाइफ में तो तेरे को 30 दिन लग जाएगा उसी में। 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे मैक्सिमम बोल रहा, किसी फैकल्टी से बात किए होंगे तो मेरे से खुद मोटा मोटा 150-200 बच्चे का डेटा मेरे पास रहा होगा, 150-200 बच्चों का, मैं तो एकदम खुल के बोल रहा हूँ। 150-200 बच्चे का मतलब जो मेरे को पर्सनली मैसेज कॉल किए हैं। अब उन 150-200 के हिसाब से मैं कट ऑफ थोड़ी बना सकता हूँ। वो तो जितना एनालिसिस हमारा है, फैकल्टीज का है, टीम का है, उस एनालिसिस के बेसिस पे एक संभावित कट ऑफ हम बता रहे थे कि इसके आसपास जा सकता है। बाकी एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता। कुछ कोचिंग वाले तो 45 भी बोले हैं जनरल का, 42 से 45 जाएगा, वो तो बहुत कम है, उतना तो नहीं जाना चाहिए। 42 से 45 तो बहुत कम हो जाएगा। जनरल यूआर सीट का मेल का 42 से 45 से तो बहुत कम है, इतना तो नहीं जाना चाहिए। 42-45 तो बहुत कम, आप खुद सोचिए, नहीं तो बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। अगर आप यूआर का बोल रहे हैं 42-45 तो फिर ओबीसी, एससी, एसटी का बैठने से ही हो जाएगा बोल देगा। आप जिस हिसाब से 42-45 बोल रहे हैं, 42-45 तो उम्मीद नहीं है मेरे को, समझ आ रहा है। 50-55 के रेंज में कुछ जनरल का मेरे को जहां तक संभावना लग रही है, 50-55 के रेंज में रहना चाहिए मेरे को लग रहा है। 50, 52, 53, 54, 55 इसी रेंज के आसपास एक लग रहा है, क्योंकि 7,000 बच्चों को लेना है यार। 7,000 बच्चे, सोचो 55,000 में 7,000 बच्चों को लेना है। 7,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है यार, बहुत बड़ा आंकड़ा है 7,000। समझ आ रहा? अभी सीजीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, सीजीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में सोचो कितने लाखों बच्चे बैठे थे, लाखों बच्चे बैठे थे। मोटा मोटा मान लो 250-300 पोस्ट रही थी इस बार, 250 के आसपास पोस्ट है। उसका 15 गुना कर लो आप, 3,500-4,000 बच्चों को लेना है उसको। 3,500-4,000 बच्चों को लेना है, 3,500-4,000 बच्चों को लेना है। कट ऑफ गया है 100 नंबर, कट ऑफ 100 नंबर गया है जीएस में। और सीसेट क्वालिफाई करना रहता है, जीएस में कट ऑफ 100 नंबर के आसपास गया है। पेपर का लेवल सेम ऐसा ही था, जो आप लोगों का जीएस आया है ना, ऐसा ही लेवल था पेपर का। समझ आ रहा? बल्कि ये ज्यादा टफ था सीजीपीएससी की कंपैरिजन में। छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन तो टफ था आप लोगों का, उससे भी टफ था। सोचो 100 नंबर, 50% गया है कट ऑफ, 50% गया है। 1 लाख बच्चों को लेना, 1 लाख बच्चे बैठे थे जिसमें से 4,000 बच्चों के आसपास लेना है उनको, तब यूआर मेल का गया 100 नंबर के आसपास कट ऑफ। सोचिए, तो ये मत सोचिए कि सर 1 लाख बच्चे बैठे होंगे तो आराम से बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जो ले आएंगे। और मेरे से जो बात की ना, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर की तैयारी की हो बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा जो रैंडम बैठा था, मेरे पास 200-250 बच्चे अगर मेरे से बात किए तो वही सब है जो तुक्का मारे हैं सारे प्रश्नों में, वैसे बच्चे नहीं है। जो एकदम जनरली तैयारी किए थे ना, वो बच्चे मेरे से कॉन्टेक्ट किए हैं। जो एकदम लग करके तैयारी किए थे वो बच्चे मेरे से पूछे हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे से जो बच्चे बात किए, मैं एकदम खुल करके बोल रहा कि वो बहुत अच्छे, मतलब वो सिंसियर बच्चे थे जो तैयारी किए हैं अपने टाइम पे, साल, 1.5 साल, 2 साल का, 6 महीने का, 8 महीने का, उनका कड़ा मेहनत था। जो बच्चे मेरे से पूछे हैं, अपने नंबर बताए हैं। और किसी बच्चे का 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, छोड़ो उसको, वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करता। कट ऑफ डिसाइड करते हैं एवरेज बच्चे। 80 नंबर लाने वाला बच्चा 1-2 मिल जाएगा, 90 नंबर लाने वाला भी 5-7 बच्चा मिल जाएगा आपको मिलने के लिए, लेकिन कट ऑफ को डिसाइड थोड़ी करेंगे वो। कट ऑफ वो लोग डिसाइड नहीं करने वाले। इसलिए समझदारी दिखाइए, मेरा तो एकदम साफ कहना है, तैयारी करिए। चलो तैयारी करिए। इसके आसपास तो सब आ रहा है ना जो बोला मैं, 50, 52, 55 यूआर मेल का बोल रहा हूँ ये तो मैं, यूआर मेल का। ओबीसी कम, एससी कम, एसटी कम, और फीमेल का तो कम थोड़ा रहेगा ही। क्या चीज? 2-3-4 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, 2-3-4 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा। पिछले बार तो एससी फीमेल में एक लड़की अटेंड करी थी बिलासपुर में क्लास अभी, और 37 क्वेश्चन में उसका हो गया था, बता रही थी वो। एससी फीमेल में 37 क्वेश्चन में हो गया था पिछले बार, 37 क्वेश्चन में पिछले बार हो गया था एससी फीमेल। एससी मेल 41 में हो गया था पिछले बार, 41 में तो हो ही गया था एससी मेल पिछले बार। एससी मेल 41, सोचिए ऐसा भी रहा है पिछले बार का। ये पिछले बार का बता रहा हूँ आपको। पिछले बार पदों की संख्या ज्यादा थी लेकिन पेपर बहुत आसान था। इस बार की तुलना में तो बहुत आसान पेपर था यार, मतलब पिछले बार का पेपर देखे ही होगे ना, इस बार की तुलना में तो बहुत आसान था। और तुक्का बोलते हैं मारेंगे तो कट ऑफ बिगड़ेगा। तुक्का देखो होता क्या है, इस बात को समझना। तुक्का, अभी वो बच्चे फिर बोल रहे थे कि तुक्का मारे होंगे तो कट ऑफ बिगड़ जाएगा सर। तो तुक्का
ऐसे रैंडम मारने में नहीं लगता है। जैसे आप तुक्का मारेंगे ना ऐसा कि चलो पहले का सी मन कर रहा है मार दो, दूसरे का बी मन कर रहा है मार दो, तीसरे का ए मार दो, चौथे का डी मार दो, चारों का चारों गलत निकलेगा। 90% संभावना ये है, चारों का चारों गलत निकलेगा। 90% संभावना है कि आपका चारों गलत आएगा। तुक्का मारे हैं आप, चारों गलत आएगा। चारों में बी मारे होंगे तो फिर संभावना है कि चार में से एक तो सही हो सकता है। चारों में आप थोड़ा संभावना है कि अब एक आध सही हो सकता है। अब इतना कोई बड़ा किस्मत लेके नहीं बैठे होंगे कैसे मारने में चारों का चारों सही हो जाएगा सर, इतना बड़ा किस्मत तो नहीं रहता। भगवान फिर काहे के लिए है? अगर ऐसे लोगों का वो सिलेक्शन दिलाएगा तो फिर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है भाई। फिर हमारा क्या होगा जो हम मेहनत करके गए हैं? तो ऐसा तो नहीं होगा। एक आध बच्चा मान लो चल भी दिया तो चल दिया। ऐसे तुक्का मारे होंगे तो 10 क्वेश्चन में लाइन से बी मारे होंगे तो 2 प्रश्न होने का संभावना है सही, 2 प्रश्न होने का। लेकिन इस बार ये वाला चांस ही खत्म हो गया ऐसे मारने वाला, तो क्योंकि मिक्स दे दिया है तो ये वाला चांस खत्म ही हो गया। ऐसे कैसे मारू सर? बीच में रीजनिंग आ गया, वो बन रहा है मेरे से, समझ आ रहा है? बीच में मैथ्स आ गया, वो तो बन रहा है मेरे से। ये एकदम फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, समझ आ रहा है? मिक्स आ गया सर, मिक्स आ गया सर। 80-85 क्वेश्चन तो मिक्स चले हैं, तो फिर ऐसे कैसे मारू मैं? इसमें बीच में तो रीजनिंग में से बन रहा था एक ठो, अब उसके चक्कर में ऐसा मार नहीं पाया। बीच में का सीजी बन गया, बीच में का मैथ्स बन जा रहा है, बीच में का कुछ और बन जा रहा है। तो ऐसे करके सर 80-85 क्वेश्चंस जो मिक्स आए थे ना, तो उसमें तो तुक्का मार ही नहीं पाया मैं। ऐसे लाइन से तुक्का कैसे मारता? लाइन से तुक्का मारूंगा तो बीच में एक आध रीजनिंग फंस गया, मैथ्स फंस गया, तो मेरे से बन रहा था और बन रहा है, उसको तुक्का मारूंगा नहीं, तो ये वाला तुक्का मारने का चांस खत्म हो गया। अगर सेपरेट होता तो ऐसे तुक्का मारते बच्चे, छत्तीसगढ़ का 3-4 बनता, बाकी सब में लाइन से ऐसे मारते तुक्का। ये तुक्का मारने वाला सिस्टम इस बार वैसे ही खत्म हो गया। तो तुक्का से बहुत ज्यादा कट ऑफ परिवर्तित इस बार नहीं होने वाला, क्योंकि मिक्स दे दिया है। मिक्स में ये जो संभावना थी ना कि तुक्का में कुछ लोगों का 20-25 क्वेश्चन जो सब छोड़ रहे हैं, कुछ लोगों का 3-4 सही हो जाएगा, और ऐसे में किसी का सही हो भी गया ना 2-3 तो किसी का होगा, किसी मतलब कि 1000-10,000 बच्चों में किसी एक बच्चे का होगा। समझ आ रहा है? चिंता मत करिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे मेरे को लग रहा है कि कट ऑफ एक सीमा में ही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं भागने वाला है कट ऑफ। और आप सब अपनी मेहनत को देखे ही होंगे यार, कितनी मेहनत किए हैं। तो आप लोग जब 52-55 ला रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि कोई बहुत अलग व्यक्ति आया होगा जो बैठ के वो 70-75 खेल दिया होगा। आप लोगों की मेहनत कोई कम थोड़ी थी। आप लोग अपनी अपनी मेहनत को देखिए, आप लोगों की मेहनत कोई कम नहीं थी। तो फिर कट ऑफ भी आप ही लोगों के नंबर्स के आसपास रहने वाला है, ये मान के चलिए। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करूंगा सिलेबस को, क्या पढ़ना है मैथ्स और रीजनिंग में, कैसे करना है। थोड़ा सा व्यवहार में ले आइएगा मैथ्स रीजनिंग को, क्योंकि ये पेपर पिछले बार देखे ही थे, दिए होंगे, तो ये पेपर कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट को बनाएगा भी बिगाड़ेगा भी, दोनों करने वाला है ये। और समय सबसे बड़ी बात है, 2 घंटे का है। पिछले बार तो मुझे लगा था इनसे बेवकूफी हो गया होगा, इस बार लगा कि है ही बेवकूफी लोग। लगा इस बार ये लोग पक्का ही है। जीएस को 3 घंटा दिए हैं, मैथ्स और रीजनिंग को 2 घंटा दिए हैं, लैंग्वेज को 2 घंटा दिए हैं। पिछले बार तो लगा था गलती से ऐसा हो गया होगा इनसे, लेकिन इस बार उसी को कॉपी कर दिए पूरा। आप खुद सोचिए, जीएस को 3 घंटा दिए हैं 100 क्वेश्चन में, मैथ्स और रीजनिंग को 100 क्वेश्चन में 2 घंटा दिए हैं। मैथ्स और रीजनिंग, एक साइड आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बच्चों को मैथ्स नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, ये मुद्दा उठा के रखे हैं कुछ कोचिंग वाले, और एक साइड आप मैथ्स और रीजनिंग के 100 प्रश्नों में बहुत लेंदी था, और बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत सारे थे, पजल, सिटिंग, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। टफ पेपर था पिछले बार, टफ पेपर था पिछले बार। क्या है ना, व्यापम वैसे पेपर कभी बनाता नहीं है, समझना बात को, ये सारी चीजों को समझो। व्यापम को आदत ही नहीं वैसा पेपर बनाने की। व्यापम का रीजनिंग का जो चैप्टर है वो फिक्स है, एकदम फिक्स चैप्टर्स हैं रीजनिंग के। व्यापम रीजनिंग के चैप्टर्स में ना तो न्याय निगमन देता है, जनरली बोल रहा हूँ, 90-95% एग्जाम्स में न्याय निगमन सिलॉग का जो चैप्टर है वो नहीं देता है। बैठक व्यवस्था ये नहीं देता है, सीटिंग अरेंजमेंट, पहली परीक्षण पजल टेस्ट नहीं देता है, समझ आ रहा है, आब्यू ये सब नहीं देता है, मैट्रिक्स, डेटा जो वो जो निर्णय निर्माण वाला है, डेटा सफिशिएंसी, ये भी नहीं देता है। तो ऐसे चैप्टर्स देता ही नहीं है व्यापम अपने एग्जाम में। अब एसआई मेंस में इन सबको डाल दिया गया था, तो व्यापम एकदम उटपटांग क्वेश्चन सेट कर दिया। फिटिंग अरेंजमेंट का टफ क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन, पजल का टफ क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन, समझ आ रहा, न्याय निगमन के भरपूर क्वेश्चन सिलॉग के, अब कुछ भी डाल दिया, आब्यू डाल दिया, मैट्रिक्स डाल दिया है। इस बार पीएससी एग्जाम लेगा, पीएससी अनुभवी है, पीएससी को पता है ऑलरेडी, पीएससी इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस दे चुका है सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम्स में इन चैप्टर के क्वेश्चन भरपूर दे चुका है।
उटपटांग पेपर तो नहीं आएगा। उटपटांग कहने का मतलब भयंकर वाहियात नहीं देगा पेपर को, टफ दे सकता है। वाहियात एक अलग चीज हो जाता है, टफ एक अलग चीज हो जाता है। मैथ्स और रीजनिंग ठीक है, अभी आप प्री में देखे होंगे मैथ्स और रीजनिंग बहुत आसान दिया था, ये तो बहुत आसान पेपर था। मैथ्स और रीजनिंग ये जो 50-52 तक खींच पाए आप, 50-52-55 तक खींच पाए। मैथ्स रीजनिंग और हिंदी का ही उसमें ज्यादा योगदान रहा है। अगर मैथ्स और रीजनिंग को ये 2021 जैसा दे देता तो फिर वो खत्म ही था पूरा मामला यहाँ पे। तो मैथ्स और रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, क्या क्या है, एक बार देखिए। थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, प्रैक्टिस तो लगेगा 2 घंटे में समेटने के लिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं अभी का पेपर हुआ है, समय कितना कम लगता है आपको 2 घंटा, और 2 घंटे में 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न। सोचिए ये बहुत बड़ा टास्क है, 100 प्रश्न समय 2 घंटे, तो स्पीड तो बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। तो एकदम इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि स्पीड का तो कोई वहां पे इशू आ ही ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, स्पीड तब वहां मेंटेन कर पाएंगे आप। चलिए एक बार सिलेबस पे डिस्कस करता हूं। ऑनलाइन में कुछ पिछले बार व्यापम लिया था, लेकिन इस बार पीएससी देगा पेपर। 58 बहुत है यार। सरवन साहू, साहू मतलब ओबीसी आ गया ना, 58 बहुत है यार। 58 ठीक है कि नहीं यार, ओबीसी में ठीक है, ये बहुत है। 58 बहुत है यार ओबीसी में, 58 बहुत है भाई। चलो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर तो पता है मेंस का, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इन चारों पदों के लिए तैयार कर रहे होंगे अपने आप को। और कंप्यूटर वाला साइबर क्राइम वाला पद के लिए भी कोई तैयार कर रहा है क्या अपने आप को? आप हैं, आप भी हैं। तो यहाँ पे जो पेपर कराएंगे वो 3 ही पेपर कराएंगे, 3 पेपर है। एक आपका पेपर 1 है लैंग्वेज का, पेपर 2 है जीएस का, और पेपर 3 है एप्टीट्यूड टेस्ट का। जो साइबर क्राइम और ये दूसरे एग्जाम मतलब दूसरे पद के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको 3 पेपर के साथ साथ और भी पेपर देने होंगे। पिछले बार कैसे हुआ था, एक दिन में 2 हुआ था, एक दिन में 2, अगले दिन 1, ऐसा हुआ था। पहले दिन बोल रहे हैं लैंग्वेज और जीएस दोनों हुआ था, अगले दिन केवल मैथ्स और रीजनिंग, फिर उसके अगले दिन कंप्यूटर साइंस, उसके अगले दिन साइंस वाला, ऐसा हुआ था। चलिए देखो, ये सब तो पता ही है आपको। ये ओवरऑल हिंदी वगैरह की सर बात करेंगे, सुधीर सर आकर के वो सब बात आपसे वो करेंगे। एक ओवरऑल अगर बात करूं मैं स्ट्रक्चर की, तो 3 पेपर देने हैं, 200-200 नंबर के, 600 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 100 प्रश्न 100 प्रश्न 100 प्रश्न टोटल आप देखेंगे तो ये 100 प्रश्नों का पेपर है। लैंग्वेज वाला जो पेपर है पेपर नंबर 1 है, देख सकते हैं। ये एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं। हिंदी के 125 अंक और अंग्रेजी के हैं 75 अंक। हिंदी का सर आके डील करेंगे, इंग्लिश का मैडम आके डील करेंगी। तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का है पहला पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। दूसरा जो है वो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का है, पूरा का पूरा जीएस है, इसमें पूरा का पूरा जीएस है और कुछ नहीं है, वही सारा जीएस पढ़ना है आपको, कुछ नया नहीं है इसमें। नया के नाम पे थोड़ा सा आपको एक टॉपिक मिलेगा, वो टॉपिक क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व। ये थोड़ा सा आपको एक नया सेक्शन दिखाई दे सकता है, सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व ये, जिसमें मानव अधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन और वन्य जीव संरक्षण, ऐसा लिखा हुआ है। तो पेपर 2 में ये थोड़ा सा नया मिलेगा आपको, जो आप प्री के लिए जनरली नहीं पढ़ते हैं, ये मिलेगा। चलिए अपने पेपर में आते हैं। ये देखिए ये है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तो एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि योग्यता परीक्षण, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट है। तो ये वाले पार्ट पे काम कराऊंगा मैं आपको पूरा, मैथ्स और रीजनिंग का जो पूरा पार्ट है इसमें। समस्या बस यही है, समस्या एक ही है, वो समस्या है ये समय, समस्या यही है। समय ठीक ठाक रहेगा तो आराम से किया जा सकता है, लेकिन समय 2 घंटा है और समेटना है चीजों को। और सबसे बड़ी बात, मेरिट में इसके नंबर जुड़ेंगे, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर नहीं है कि केवल क्वालिफाई करना है, मेरिट में इसके नंबर जुड़ेंगे। 200 में 200 लाएंगे, कोई बच्चा 100 लाएगा तो आप 100 नंबर सीधे सीधे उससे आगे हैं। और समस्या क्या आएगा, ये ऐसा पेपर है कि इसमें आप जैसे 180 नंबर ला रहे हैं, कोई बच्चा 100 नंबर ला रहा है, तो ये 80 नंबर का फासला को आप लैंग्वेज और जीएस के पेपर से पाट नहीं पाएंगे, इसमें फासला बड़ा बनेगा। ये जो पेपर है इसमें लंबा गैप क्रिएट होगा, इस गैप को आप
दूसरे पेपर से पार्ट नहीं पाएंगे। मैं अगर इसमें 180 ला रहा हूं, आप इसमें 100 ला रहे हैं, तो ये 80 नंबर का जो गैप क्रिएट हो गया है, इस 80 नंबर के गैप को आप लैंग्वेज और जीएस से पार्ट नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं अगर 180 नंबर एप्टीट्यूड टेस्ट में लाता हूं, तो कहीं ना कहीं भाषा और लैंग्वेज में, भाषा और आपका जीएस में भी ठीक ठाक नंबर लाने का क्षमता रखता हूं। गैप ज्यादा वहां पे क्रिएट नहीं हो पाएगा, समझ आ रहा है? वहां पे बहुत ज्यादा गैप क्रिएट नहीं हो पाएगा। 20-25 नंबर का गैप भाषा में, 20-25 नंबर का गैप आप जीएस में मेरे से आगे ले जा सकते हो, लेकिन ये जो है ये 70, 80, 90 नंबर तक का गैप क्रिएट कर सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा जो समीकरण है ना, वो बदल देगा ये पेपर। पिछले बार भी यही हुआ है। समय का थोड़ा खेल है। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा, रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है। अच्छा, पिछले बार समस्या हड़बड़ी में काम भी हुआ था, ये भी हुई थी। पिछले बार जो दिए होंगे एसआई मेंस, तो पिछले बार थोड़ा हड़बड़ी हो गया था। हड़बड़ी क्या हुआ था, 15 दिन पहले बोला कि मेंस होने वाला है, 15 या 10 दिन बचे थे, और लोगों को पता कि 2-3 महीने बाद मेंस होने वाला है। लेकिन आज डेट आई कि 10 या 15 दिन बाद मेंस का एग्जाम है। सोचो 10 या 15 दिन बाद, सोचो आज मेरे को बताया जा रहा है कि 10 या 15 दिन बाद आपका मेंस का एग्जाम है, और उम्मीद थी कि 2-2.5 महीना लगेगा अभी, और 10-15 दिन बाद मेंस का एग्जाम है। और सिलेबस जब जारी किया मेंस का, पहले तो बस यही पता था कि पेपर 1 में भाषा आना है, 125 का हिंदी, 75 का अंग्रेजी, पेपर 2 में जीएस आना है, पेपर 3 में मैथ्स और रीजनिंग। लेकिन मैथ्स कितना, रीजनिंग कितना, ये नहीं बताया गया था। हिंदी में क्या क्या ये नहीं बताया गया था, अंग्रेजी में क्या क्या ये नहीं बताया गया था, जीएस में क्या क्या ये नहीं बताया गया था। और जब इस सिलेबस को जारी किया तो पेपर और सिलेबस के बीच में 1 महीना का समय मिला बस। बच्चे पढ़ रहे थे केवल मैथ्स मैथ्स, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग, मतलब लोगों को लगता है कि मैथ्स ही ज्यादा आएगा, रीजनिंग कम आएगा। लेकिन जब सिलेबस जारी किया गया तो देख के हालत खराब हो गया कि इसमें केवल रीजनिंग लिखा हुआ है, मैथ्स तो लिखा ही नहीं हुआ है। मैथ्स के तो छाटने पे, खोजने पे टॉपिक्स मिल रहे थे इसमें, और हुआ भी वही। पेपर में भी आप देखेंगे तो 20-25 नंबर का मैथ्स आया था, बाकी पूरा रीजनिंग भरा हुआ था। तो रीजनिंग का वेटेज ज्यादा ही है, तो मान के चलिएगा। ये नहीं कि पिछले बार के पेपर के हिसाब से ही रीजनिंग ज्यादा बोल रहा हूं, सिलेबस को भी देखेंगे तो रीजनिंग ज्यादा दिखेगा। तो रीजनिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे 70 से 80 प्रश्न आने का संभावना रहेगा, 20 से 30 प्रश्न का गणित का संभावना है, ऐसा उम्मीद लग रहा है इस बार भी। देखिए सिलेबस को एक बार देखना, आपके सामने लिखा हुआ है, जो सिलेबस लिखा हुआ है उसको एक बार देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है। फिर मैं आपको पूरा सिलेबस लिख के बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक में क्या है। इसमें जो लिखा है उसको देखिए एक बार। पहला चैप्टर देखेंगे तो सादृश्यता लिखा हुआ है, एनालॉजी सुने हैं, ये क्या होता है, प्री में पढ़ते हैं इसको, एनालॉजी, सादृश्यता। मैं बताऊंगा भी एक एक करके सारे टॉपिक्स का मतलब। दूसरा देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग, वही सांकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं। तीसरा देखेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। चौथा श्रृंखला, मतलब सीरीज, सीरीज में सारे प्रकार की सीरीज। ऑर्डर रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग मतलब ऑर्डर रैंकिंग एंड रैंकिंग दोनों आ जाएगा इसमें। ऑर्डर रैंकिंग का मतलब वही सब, ये इससे बड़ा वो उससे छोटा, क्रम से जमाओ, कौन बड़ा कौन छोटा। और रैंकिंग का मतलब तो नॉर्मल जो अभी पूछा भी गया था, ये दाएं से चौथा, ये बाएं से पांचवा, दोनों के बीच में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो सब आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप देखिए दिशा और दूरी, वही डायरेक्शन सेंस टेस्ट, उत्तर की ओर गए, घूम गए, दाएं बाएं दाएं बाएं, कितना डिस्टेंस है, समझ आ रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं। अभी भी पूछा था एक प्रश्न। अनुपलब्ध संख्याएं, अनुपलब्ध संख्याओं का मतलब क्या, वही सबको लेकर के देखिए, संख्याएं और वर्णमाला आधारित आव्यूह और आरेख। कहने का मतलब आव्यूह, आव्यूह का मतलब मैट्रिक्स। एक प्रश्न आया था पिछले बार मेंस में, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है समझाऊंगा, बहुत सिंपल सा काम होता है इसमें। मैट्रिक्स का मतलब आपको रो और कॉलम में खेलना होता है, सबसे आसान टॉपिक है, 5-10 मिनट का टॉपिक है ये। ऐसे आपको रो और कॉलम दिया रहेगा, रो और कॉलम, जैसे यहाँ पे दे देगा 1 2 3 4 एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे दे देगा मान लीजिए 5 6, यहाँ पे लिख दिया R, यहाँ पे A, यहाँ पे V, यहाँ पे I, यहाँ पे G, यहाँ पे O, ऐसा लिख दिया। समझ आ रहा है? आपको रीड करना आना चाहिए। जैसे 25 नंबर में बोलूं क्या है, 25 नंबर में बोलूं मैं क्या है, तो आपको रीड करना आना चाहिए, सब ऑब्व्यू में करना है आपको। 25 नंबर में अगर मैं बोलूं क्या है, तो आपको रीड करना आना चाहिए, दूसरा रो और पांचवा कॉलम, ऐसा। तो दूसरा रो और पांचवा कॉलम 25 नंबर में क्या है, आर है, ये सब रीड करना आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि 36 नंबर में क्या है, तो तीसरा रो और छठवां कॉलम, तीसरा रो और छठवां कॉलम क्या है, आई है। यही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं, इतना सिंपल टॉपिक है ये। आव्यूह का मतलब वो मत सोचिए कि 11वीं 12वीं में जो गणित में पढ़ते हैं आव्यूह वगैरह, मैट्रिक्स वगैरह, वो नहीं है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, वो 11वीं 12वीं वाला मत सोचिए भाई। आव्यूह मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स पढ़ना है क्या सर, मैथ्स वाला जो पढ़ते थे 11वीं 12वीं में, वो सब नहीं है। एकदम सिंपल, ऐसा रो और कॉलम में खेलना होता है,
समझ आ रहा है? फिर कोई नाम दे देगा, कोई वर्ड दे देगा, उसके लिए बोलेगा नंबरिंग क्या होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें। तो सिंपल है, बहुत सिंपल। एक प्रश्न पिछले बार आया भी था, वो अपन डिस्कस करेंगे। वर्णमाला या शब्द परीक्षण, वही सब वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सीक्वेंस में जमाइए डिक्शनरी में इन शब्दों को, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए पिछले बार। 5-6 शब्द दे देगा, डिक्शनरी में जमाइए, इस शब्द से कौन सा शब्द बन सकता है, इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, इसमें कितने पेयर आप ढूंढ सकते हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का चैप्टर सुने हैं ना, वही पूरा चैप्टर। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए सिलॉग लिखा है, न्याय निगमन बोलते हैं। वेन डायग्राम में ये वाला टॉपिक जो है ये आप प्री में जनरली नहीं पढ़ते हैं। व्यापम के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है ना रीजनिंग का, उसमें न्याय निगमन वगैरह नहीं पढ़ते हैं आप। न्याय निगमन का मतलब जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली शेर हैं, कुछ शेर चूहे हैं, कथन और निष्कर्ष दिया रहता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो वो वेन डायग्राम का ही पार्ट है। पहली ये देखिए पजल टेस्ट, पजल टेस्ट में एक पजल दिया रहेगा, उस पजल को सॉल्व करना, ये सब बहुत पूछा गया पिछले बार। 9 नंबर 10 नंबर से मैक्सिमम प्रश्न आए हैं। इसी में देखिए लिखा है बैठक व्यवस्था, ये देखिए बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। तो 9 नंबर और 10 नंबर से भरपूर प्रश्न आए पिछले बार। जैसे एक बड़ा सा पजल दे दिया, उस पजल को सॉल्व करिए और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पजल कैसा होता है, जैसे बॉक्स पजल, एक के ऊपर एक बॉक्स रखे गए हैं, कोई नीला कोई पीला कोई हरा कोई लाल, ऐसे करके कंडीशंस दे देगा, उन कंडीशंस को पढ़ करके आपको पजल को जमाना होगा। समझ पा रहे हैं? आपको फ्लोर पजल दे देगा, एक के ऊपर एक ऐसा फ्लोर है, किसी में इंजीनियर, किसी में डॉक्टर, किसी में सीए, ये सब रहते हैं। तो कौन से फ्लोर पे कौन रहता है, उसका प्रोफेशन क्या है, ये सब कुछ कंडीशंस देगा, कुछ आपको दिमाग लगा के अपना निकालनी है और उसके बाद जमाना है कि कौन कहाँ रहता है, किसका प्रोफेशन क्या है। इसके अलावा और पजल ऐसे आते हैं कि मान लीजिए 7-8 लोगों के बारे में बता देगा कि इनको कौन सा कलर पसंद है और इनका प्रोफेशन क्या है। कुछ कंडीशंस देगा, कुछ आपको निकालनी है दिमाग लगा के, उसके बाद किसका प्रोफेशन क्या है, किसको कौन सा रंग पसंद है। ये सब पजल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा टफ इसलिए क्योंकि यहां दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि मैं बताऊं उसमें वैल्यू रखे उत्तर निकलेगा। इसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस से दिमाग लगेगा, वो प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग लगेगा। समझ आ रहा है? कोई ऐसा नियम रूल नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें आप काम करें उत्तर आ ही जाएगा। हो सकता है वो पजल आपसे सॉल्व भी ना हो एग्जाम में। समझ आ रहा है? पजल सॉल्व भी ना हो तो 3-4 प्रश्न पूरे खत्म हो गए। ये भी हो सकता है कि पजल सॉल्व ही ना हो आपसे, सीटिंग अरेंजमेंट का वो प्रश्न बने ही ना आपसे, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है, उसके लिए तरीका, अप्रोच आपको पता होना चाहिए। इसी में लिखा है जो बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था का मतलब जैसे एक सर्कुलर मेज में 8 लोगों को बैठा देगा, समझ आ रहा है, एक स्क्वायर शेप का मेज में बैठा देगा कुछ लोगों को, एक सीधी पंक्ति में बैठा देगा आमने सामने, ये देखिए कुछ लोगों को। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो इसके भी भरपूर प्रश्न आए हैं पिछले बार, भरपूर प्रश्न। और ये सिलोगिज्म जो लिखा है, सिलॉग बोलते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन का मतलब कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कंक्लूजन रहता है। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली शेर है, कोई शेर चूहा नहीं है। लेकिन पीएससी थोड़ा एडवांस पूछता है इसमें। पीएससी का 21 का पेपर देखेंगे तो बहुत एडवांस चला गया है पीएससी। 21 का 2021 का पीएससी प्री का पेपर देखेंगे, जैसे जनरली आप क्या पढ़ते हैं, जनरली आप ऐसे स्टेटमेंट किसी भी बुक में मिल जाएंगे। ऐसे स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी बुक में ऐसे स्टेटमेंट मिल जाएंगे, जैसे कुछ ए बी है, ऐसे स्टेटमेंट आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। सम ए आर बी, आपको ऐसा स्टेटमेंट भी किसी भी बुक में मिल जाएगा। सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। आपको ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। लेकिन पीएससी 2021 में क्या किया, ऐसे स्टेटमेंट पूछा, केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी है, केवल ए बी है, ये देखिए केवल ए बी है, ऐसे कथन पूछा पीएससी। ये आप दीपक कुमार पढ़ेंगे उसमें कहीं नहीं मिलेगा ऐसा प्रश्न, दीपक कुमार का बुक में। निष्कर्ष में संभावना वगैरह पूछ लिया, निष्कर्ष में संभावना पूछा, कंक्लूजन में संभावना कि सभी ए के बी होने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष डाल दिया। कुछ ए के बी होने की पॉसिबिलिटी है, समझ आ रहा, संभावना वाले निष्कर्ष डाल दिया। 21 का देखना पेपर उठा करके रीजनिंग का, ये सब पूछा है, पीएससी पूछा है।
तो ऐसे प्रश्न अगर पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको संपूर्णता में ही पढ़ना पड़ेगा। है बहुत आसान, ये ऐसा चैप्टर है ना कि 6-7 घंटा लेता हूं इस लेक्चर को मैं, मतलब पूरा पूरा इस चैप्टर के लिए 6-7 घंटा लेता हूं, पूरा 6 से 7 घंटा केवल एक ही चैप्टर के लिए, लेकिन सारी बातें समाहित हो जाती हैं। उधर से कोई भी प्रश्न आए, कैसा भी आए, बन जाएगा आपसे, कैसा भी आए ये सब भी बन जाएगा। क्या डिफरेंस लगता है अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ए बी है और केवल कुछ ए बी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ तो? इन दोनों में पूछ रहा हूं, कुछ ए बी है और केवल कुछ ए बी है। कुछ ए बी में सर ए पूरा बी का है, इनका कुछ हद तक सही जा रहे हैं आप। क्या लगता है यार, दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ ए बी है और केवल कुछ ए बी है। ये पूरे स्टेटमेंट पीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, केवल एक ही साल नहीं, वनडे एग्जाम में भी आए। फिर बताइए क्या लगता है, क्या डिफरेंस लगता है? कुछ ए बी है और केवल कुछ ए बी है, क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं बोला कुछ इंजीनियर्स हैं इसमें और केवल कुछ इंजीनियर्स हैं बोला। मैं बोला आप लोग बैठे हैं, कुछ इंजीनियर्स बैठे हैं यहां पे, समझ आ रहा है? केवल कुछ इंजीनियर्स बैठे हैं। कोई आराम से बताइए। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं होगा, इसमें डिफरेंस बस पॉसिबिलिटी का आएगा जो आप बता रहे थे। कुछ इंजीनियर्स हैं, समझ आ रहा है? कुछ इंजीनियर्स हैं, तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि आप सारे के सारे इंजीनियर्स हो सकते हो। यहां पे पॉसिबिलिटी है कि आप सारे के सारे इंजीनियर्स हो सकते हो। मैं बोला आप में से कुछ इंजीनियर्स हैं, तो यहां पे संभावना है कि आप सारे के सारे इंजीनियर्स हो सकते हो। लेकिन मैं बोला केवल कुछ इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब गारंटीड, एकदम गारंटीड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंजीनियर्स नहीं है। तो यहां पे आप सभी के इंजीनियर्स होने की जो संभावना है वो खत्म। समझ पा रहे क्या बोला? मैं बोला कुछ इंजीनियर्स हैं और मैं बोला केवल कुछ इंजीनियर्स हैं। कुछ इंजीनियर्स हैं और केवल कुछ इंजीनियर्स हैं, तो कुछ इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब आप सारे के सारे भी इंजीनियर्स हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी एक जिंदा है, यहां पे बना रहा हूं, अलग अलग बनेगा। तो कुछ इंजीनियर्स हैं मतलब कि आप लोग जो बैठे हैं सभी के सभी इंजीनियर्स हो सकते हैं, यह संभावना जीवित है। लेकिन केवल कुछ इंजीनियर्स हैं यहां पे, इसका मतलब गारंटीड कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो इंजीनियर्स नहीं है, मतलब आप सभी के इंजीनियर्स होने की संभावना खत्म। वेन डायग्राम की अगर बात करेंगे, पढ़ाऊंगा ये सब, ये लेवल रहा 21 का, तो पीएससी ये सब पूछ सकता है। और वेन डायग्राम का तो 6-7 प्रश्न पिछले बार भी आया था, ज्यादा ही चाहे था, मेरे को याद आ रहा है 8-9 प्रश्न आया था जहां तक वेन डायग्राम से, 8-9 प्रश्न। समझ आ रहा है? इस बार भी पीएससी देगा, 70-80 क्वेश्चन क्या ही में देगा, ये सब में तो भरेगा वो। और क्या ही देगा 70-80 प्रश्न में, सोचो ना, 70-80 प्रश्न रीजनिंग का, सोच के देखो, 70-80 प्रश्न केवल रीजनिंग का देना है उसको, तो क्या देगा? यही सब भरेगा वो, पजल, सिटिंग, वेन डायग्राम, यही सबको भरेगा। देखना कोडिंग डिकोडिंग का क्या देगा, कितना देगा, क्या देगा? चाइनीज कोडिंग भरेगा, देखना पीएससी। एक चाइनीज कोडिंग का 3 प्रश्न लिंक में। दिशा ज्ञान परीक्षण को भरेगा पीएससी, पीएससी दिशा ज्ञान परीक्षण को भरेगा, एक जानकारी देके 3-4 प्रश्न, यही सब करेगा। देखना पीएससी का प्री का पेपर को देखो, जिसमें रीजनिंग आता है लगभग 30-35, उसमें यही सब तो भरा रहता है। देखना ना, एक पूरा दिशा ज्ञान परीक्षण का जानकारी, उससे संबंधित 3-4 प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट का जानकारी 2-3 प्रश्न, पजल का जानकारी 2-3 प्रश्न, न्याय निगमन 3-4 प्रश्न, यही सब भरा रहता है उसमें। कोडिंग डिकोडिंग का 1-2 प्रश्न, समझ आ रहा है? यही सब भरा रहता है उसमें, तो वही सब देगा। डेटा सफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एक पूरी कहानी लिखा रहता है। ऐसा पढ़े होगे कि किसी कॉलेज में बीए में एडमिशन लेना है तो उसके लिए निम्न शर्तें हैं, शर्तें पूरी लिख देगा, छूट बता देगा, उसके बाद एक बच्चे का बायोडेटा देगा, बोलेगा इसके साथ क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसको डेटा सफिशिएंसी बोलते हैं, आंकड़ा निर्णय ये पूछता है। पीएससी के पसंदीदा चैप्टर में से है ये। बहुत कुछ है पढ़ने को, पीएससी एग्जाम ले रहा है तो बहुत कुछ है। जो आप पूछ रहे थे मेरे से कि वेन डायग्राम कैसा बनेगा, पढ़ाऊंगा ये सब, चिंता मत करो। आज थोड़ी बता रहा हूं कि क्या है सम ए आर बी, और एक क्या है केवल कुछ ए बी है।
केवल कुछ ए बी हैं, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये दो स्टेटमेंट था। इसका वेन डायग्राम तो पढ़े ही होगे, पढ़े हो ना? इसका वेन डायग्राम कैसा, सम ए आर बी, ऐसा पढ़े होंगे ना, सम ए आर बी, सम ए आर बी। इसका केवल कुछ ए बी है, इसमें ये अपने आप में दो जानकारी अपने अंदर में छुपा के रखा है। केवल कुछ ए बी है का मतलब कुछ ए तो बी है, कुछ ए तो बी हैं, कुछ ए ऐसे भी हैं, कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। समझ आ रहा है? यहां पे कुछ ए बी है, ठीक, कुछ ए बी है। केवल कुछ ए बी है का मतलब कुछ ए तो बी हैं, लेकिन कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। तो यहां पे वेन डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ए तो बी है सर, चलो ठीक है, कुछ ए तो बी है, लेकिन थोड़े से ए ऐसे भी हैं, थोड़े से ए ऐसे भी हैं जो निश्चित रूप से बी नहीं है। थोड़े से ए ऐसे भी हैं, ये वाले जो ए है ना, ये ऐसे ए हैं जो बी नहीं, ऐसा बनेगा। अब यहां पे देखना, एक निष्कर्ष बोलता हूं मैं, यहां पे एक कंक्लूजन बोलता हूं, तभी ए के बी होने की पॉसिबिलिटी है। सारे ए को उठा के बी में डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकता हूं, कोई रोक नहीं रहा है मेरे को सर। मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरा एकदम व्यवहारिक ज्ञान के साथ। तभी ए के बी होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है सर, उठा के डाल दो सारे ए को बी में, कौन रोक रहा है मेरे को, कोई रोक नहीं रहा है मेरे को, सारे ए को उठा लो बी में डाल दो। तो सारे ए के बी होने की पॉसिबिलिटी है। कुछ इंजीनियर्स हैं, मतलब सभी इंजीनियर्स हो सकते हैं। यहां देखिए, सारे ए को उठा के बी में डालूंगा तो ये ऑब्जेक्शन कर देगा, ये बोलेगा नहीं भाई मैं तो अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब सभी ए के बी होने की पॉसिबिलिटी यहां पे खत्म। केवल कुछ इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब सभी के इंजीनियर्स होने की पॉसिबिलिटी खत्म। ये डिफरेंस है, समझ आ रहा है? इसी को लेकर के प्रश्न बना था, इसी को लेकर के प्रश्न 2021 में बने हैं, वनडे एग्जाम्स में बने हैं, ये सब पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा इसी में है, देखो ये पूरा का पूरा इसी में आएगा, न्याय निगमन। ये दो चैप्टर को उठा लो, पिछले बार का 30 प्रश्न निकाल लो यहां से, 30 प्रश्न के आसपास, 9 नंबर 10 नंबर को उठा लोगे तो 9 नंबर में वेन डायग्राम, 10 नंबर में पहली। और ये दोनों को ही मोटा मोटा देखा जाए तो प्री वगैरह के लिए नहीं पढ़ते हो आप, मतलब व्यापम के एग्जाम्स के लिए और एसआई प्री के लिए नहीं पढ़ते हैं। वेन डायग्राम में वो सब पढ़ते हैं आप, वेन डायग्राम में वो वाला पढ़ते हैं कि इन 3 शब्दों के लिए वेन डायग्राम कैसा बनेगा वो पढ़ते हैं आप, देश राज्य जिला के लिए वेन डायग्राम कैसा बनेगा वो सब पढ़ते हैं। और मर्ज करके वेन डायग्राम बनाता है, कौन केवल चाय पीता है, कौन केवल कॉफी पीता है, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन ये जो बोला है ना तार्किक लॉजिक, ये जो सिलॉग बोला है, ये नहीं पढ़ते हैं आप। पहली, इसमें आप देखेंगे तो पहली परीक्षण और ये जो बैठक व्यवस्था है, चाहे वो कैसा भी हो, देखो ना डबल लाइनअप, डबल लाइनअप का मतलब ऐसा परिपत्र, समझ आ रहा है? तो ये सब आप नहीं पढ़ते हैं, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 9 नंबर 10 नंबर। और इसके अलावा ये मैट्रिक्स वगैरह, ये देखिए ये मैट्रिक्स, ये आव्यूह, ये सब एक ही चीज है, ये सब आप नहीं पढ़ते हैं व्यापम के लिए या एसआई प्री के लिए बोलो। इसके आगे देखिए और क्या क्या लिखा है, डेटा पर्याप्तता, डेटा सफिशियंसी, देखिए इसको भी बोल रहा था मैं, डेटा पर्याप्तता। इसमें ये आ जाएगा, घन डाई से तो आ ही जाएगा, अंक गणितीय संक्रियाएं, ये सब तो पढ़ते ही हैं आप। अंक गणितीय संक्रियाओं का मतलब वही प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस, आया भी था इस बार प्री में, और डाइस भी आया था, यही सब तो बनाए हो ना ये तो याद ही होगा ना यार, क्योंकि ये तो बना है, यही तो बना है सर, यही सब तो बना है एग्जाम में। डाइस आया था, डाइस बना है सर, अंक गणितीय संचालन, ये सब आया था। डेटा सफिशियंसी में एक और टॉपिक है जो मैं बोल रहा था, बहुत अच्छा प्रश्न है, 5 प्रश्न पूछा है पीएससी सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, डेटा सफिशियंसी का। आपको पूरा एक जानकारी, 1 पेज का जानकारी लिखेगा और सबसे आसान टॉपिक है वो, लेकिन बच्चे वो जानकारी को देख के अरे साला क्या पूछा है, 1 पेज का जानकारी भर दिया है। एमबीए में दाखिले के लिए आपका 10th में इतना हो, 12th में इतना हो, आपका जो होता है परीक्षा, जो एंट्रेंस एग्जाम, उसमें इतना हो, आपका जीडी में इतना हो, इंटरव्यू में इतना हो। उसके बाद छूट दिया कि आपका 10th में इतना नहीं है, इतना है, तो आप बाहर नहीं जाओगे, आपका मामला जाएगा एचओडी के पास में। आपका इंटरव्यू में इतना होना चाहिए, इतना नहीं है, इतना है, तो आप बाहर नहीं होगे, आपका मामला जाएगा कमेटी के पास। फिर आपको एक बच्चे का बायोडेटा दे देगा पूरा, वो बोलेगा इस बच्चे के साथ क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एचओडी के पास जाएगा मामला कि कमेटी के पास जाएगा मामला, ऐसे करके प्रश्न आते हैं।
4-5 प्रश्न लिंक में आते हैं इसमें, 20 में, 21 में, 22 में, बहुत बार लाइन से एसीएफ में, समझ आ रहा है, जो वनडे एग्जाम्स में पीएससी के वहां पे आए हैं क्वेश्चंस, और आप लोगों के में तो 70-80 क्वेश्चन आना है, मतलब ये जो सेक्शन है यहां से भी प्रश्न आएगा। इसके बाद ये सब आसान है, देखो पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये सब आसान है। पेपर को फोल्ड करके कैसा दिखेगा, पेपर को कट करने के बाद कैसा दिखेगा, ये सब देखना है, आसान है ये सब। ये भी जनरली नहीं पढ़ते हैं व्यापम वगैरह के लिए आप लोग। देखो प्री का जो सिलेबस है व्यापम का है, ध्यान रखिएगा, व्यापम उसको डिसाइड किया था, इसीलिए वो अमीन पटवारी, मंडी सब इंस्पेक्टर पटवारी, आरआई, इन सब का सिलेबस ही है प्री का सिलेबस। जो प्री में लिखा है ना पूरा आपका सिलेबस में रीजनिंग, वो पूरा रीजनिंग व्यापम का ही रीजनिंग है। वो व्यापम अपने हर एग्जाम में जहां जहां रीजनिंग उस चीज को लिखता है। पेपर फोल्डिंग उसमें ये सब नहीं रहता है, वही है। इसके बाद देखो ये गणित का पोर्शन है, ये देखो यहाँ पे पहुंचा सीधे 13 नंबर में गणित आया है, देखो 13 नंबर में गणित और 14 नंबर में गणित और 15 में कुछ सेक्शन गणित का, तो 13 नंबर और 14 नंबर में गणित है। अब गणित में क्या क्या लिखा है देखो, संख्या और उनके संबंध, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, औसत, माध्य माध्यिका बहुलक वाला सेक्शन, लाभ हानि, इसके बाद सरल और यौगिक, मतलब मिश्रण बोलना चाहता है वो, एलिगेशन, समय और काम, मेंसुरेशन, 2D 3D आ जाएगा, चाल समय दूरी, समीकरण। इसके बाद थोड़ा सा ये है लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब, ये भी तो रीजनिंग का आ गया। कैलेंडर, रिश्तों की समस्याएं, रिश्तों की समस्याएं मतलब ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध ना बोल करके वो रिश्तों की समस्याएं बोल दिया है एक ही चीज, वो रक्त संबंध है, वो समझ आ रहा है, रक्त संबंध है वो, रिश्तों की समस्याएं जो लिखा है। कैलेंडर तो आप जानते ही हैं, पूरा पूरा रीजनिंग का है। तो गणित के नाम पे 13 नंबर, 14 नंबर है, और 15 नंबर का ये लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, डीआई वाला सेक्शन में आता है, गणित में ही आता है वो। तो गणित में ज्यादा नहीं है, जैसे पिछले बार माध्य माध्यिका बहुलक में एक संबंध बनता है, उस संबंध को लेकर के प्रश्न आ गया था, तो इधर से प्रश्न आए थे, 15-20 प्रश्न ही थे बस। तो गणित का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा गणित को भी, समस्या ये भी है, गणित को पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि बहुत कम है, आप देखो ना चैप्टर भी अगर देखोगे तो प्रतिशत पूरा है, समझ आ रहा, लाभ हानि पूरा है, औसत पूरा पढ़ने बोल दिया, अनुपात समानुपात पूरा पढ़ने बोल दिया, समय और कार्य पूरा पढ़ने बोल दिया, चाल समय दूरी में रेलगाड़ी नावधारा आता है वो पूरा पढ़ने बोल दिया, मेंसुलेशन मतलब 2D 3D पूरा पढ़ने बोल दिया, बेसिक में संख्या पूरा पढ़ने बोल दिया, सरलीकरण पूरा पढ़ने बोल दिया, दशमलव और भिन्न पूरा पढ़ने बोल दिया, तो छोड़ा ही क्या है, समझ आ रहा है, लगभग सब तो कवर कर दिया, लगभग सब कवर कर दिया, समझ आ रहा है, छोड़े बराबर तो कुछ है ही नहीं। आप देखेंगे तो लगभग सारा कुछ कवर किया है। इसमें वो भी तो था यार, ब्याज वगैरह नहीं लिखे हैं क्या, हाँ इंग्लिश में ये ब्याज था ना, ये देखो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी था, इसमें लिखा नहीं है, समझ आ रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बचा बताओ ना मेरे को, गणित में कौन सा चैप्टर बच रहा है, कोई सा चैप्टर नहीं बच रहा है, मोटा मोटा अगर देखोगे तो लगभग सारे चैप्टर गणित में कवर कर दिया है। तो पढ़ना तो गणित को भी पड़ेगा आपको, 20-25 प्रश्न वहां से भी आएंगे। अब 20-25 कम लग रहे हैं क्योंकि 100 में 70-80 आ रहे हैं रीजनिंग के, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 20-25 प्रश्न बहुत होते हैं, 10 प्रश्न भी आए थे 100 में, अब 100 में 20-25 प्रश्नों की बात कर रहा हूं गणित के में, तो गणित का भी वेटेज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो 70-80 की तुलना में कम लग रहा है आपको, लेकिन है। तो पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा गणित भी, ध्यान रखिएगा, लगभग पूरा ही गणित है। इतना सिलेबस है आपका मेंस में, तो बहुत बड़ा सिलेबस है, ये ध्यान रखिए, बहुत बड़ा सिलेबस है, समय लगेगा और सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा और स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात, एक्यूरेसी के साथ। तो रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा मैं तो रीजनिंग का ही वेटेज है, रीजनिंग को ही चालू करेंगे, समझ आ रहा है। रीजनिंग में ऐसे चैप्टर को चालू करूंगा जहां पे आपने प्री में ज्यादा काम नहीं किया पहले, समझ आ रहा है, जैसे न्याय निगमन का चैप्टर हो गया, इस प्रकार के चैप्टर पे काम करवाऊंगा मैं शुरुआत में, जहां पे थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। मैं आपको सीधे अभी वैसे तो मेरा तरीका रहता है कि मैं पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊं, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाऊं, सादृश्यता पढ़ाऊं, वर्गीकरण पढ़ाऊं, उसके बाद सीरीज पढ़ाऊं, लुप्त पद पढ़ाऊं, 6 चैप्टर ये लाइन से खत्म कराऊं। शुरुआत में मेरा टास्क यही रहता है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी रहेगा क्लास, क्योंकि आप लोगों ने ये सब चीजें प्री में पढ़ी होंगी, पहले पढ़ी होंगी, जब तक उसको थोड़ा सा रिकॉल करते रहिए। मैं 1-2 चैप्टर शुरू में ऐसा पढ़ाना चाह रहा हूं जो थोड़ा नयापन लगे, ताकि थोड़ा मन बने पढ़ने का। अब कोडिंग डिकोडिंग शुरू में चालू कराऊंगा ना, तो कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, अरे यार ये तो पढ़े हैं, पढ़ना वो ही सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन शुरू में ऐसे चैप्टर पे काम चालू करेंगे जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, आपको मजा आए उसको पढ़ने में। तो शुरू में मैं चैप्टर चालू करूंगा न्याय निगमन को, ध्यान रखिएगा, न्याय निगमन को शुरुआत में जिस चैप्टर पे काम चालू कराऊंगा
वो न्याय निगमन है। और न्याय निगमन से मान के चलिए कम से कम बोल रहा हूं 5-6 प्रश्न आएंगे, कम से कम 5-6 प्रश्न। और जितना मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा लंबा समय लूंगा, लेकिन जितना मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, उस नोट्स से बाहर नहीं मिलने वाला आपको। 21 के क्वेश्चंस हो चाहे बैंकिंग के क्वेश्चंस हो, वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। पजल को समय समय पर अपन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे पजल ऐसा है कि अपन एक बार पढ़ेंगे पजल को अच्छी से, फिर समय समय पर उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। पजल और सिटिंग ऐसा है ना कि एग्जाम होते तक लगाते रहिए उसको, डेली एक आध पजल, डेली एक आध सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसा काम करिए, तब वो पजल और सिटिंग खेल बन जाएगा आपके लिए। बैंकिंग वालों के लिए खेल होता है एकदम पजल और सिटिंग। वो जितना आप पढ़ने में समय लगाते हैं उतने में वो खत्म कर देते हैं पजल, क्योंकि केवल पजल सिटिंग में काम करते हैं। क्योंकि उनका पेपर अगर देखेंगे तो 35 प्रश्न अगर रीजनिंग के आने हैं तो लगभग 10 से 15 प्रश्न के पजल और सिटिंग के रहते हैं, ज्यादा ही रहते हैं, बल्कि 35 में 15 प्रश्न 20 प्रश्न रहते हैं पजल के और सिटिंग के, उसी में खेलते रहते हैं वो लोग। तो पजल और सिटिंग का मैं सोचा हूं कि रोज एक आध पजल सॉल्व कर लेंगे अपन, या रोज एक आध पजल होमवर्क रहेगा आपके लिए। सिटिंग अरेंजमेंट का रोज एक आध क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ताकि रोज पजल और सिटिंग में काम करते रहें। इतना खेल हो जाए कि पजल पढ़ने के बाद तुरंत आपको उत्तर आए। उसके लिए आपको टेबल, उसके लिए आपको ये सब तामझाम बहुत ज्यादा ना करना पड़े। अब पजल और सिटिंग केवल प्रैक्टिस से होगा। न्याय निगमन जैसा चैप्टर जो है ना, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो तो मैं बताऊंगा, उसको रट लेंगे, समझ लेंगे, बन जाएगा। लेकिन पजल मेरे केवल बताने के ऊपर नहीं है, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर भी है। सिटिंग अरेंजमेंट केवल मेरे बताने के ऊपर नहीं है, वो प्रैक्टिस के ऊपर आएगा। तो इन्हीं पे काम करेंगे, ध्यान रखिएगा, इन्हीं पे काम करेंगे। जो चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं ना, उन्हीं पे काम करने वाले हैं अपन, इन्हीं चैप्टर्स पे काम करने वाले हैं अपन। समझ आ रहा है? ये जो आपको बता रहा था मैं 9 नंबर 10 नंबर, इन्हीं पे काम कराऊंगा। पहली का डेली थोड़ा मैं बेस बताऊंगा, उसका काम करते ही रहेंगे, वो खत्म नहीं करेंगे अपन। फिटिंग को खत्म नहीं करेंगे, वो चलते रहेगा। बाकी तो बहुत आसान है, बाकी तो छोड़ दीजिए मेरे पे, वो मैं समझा ही दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग का अप्रोच बता दूंगा, वो सबका चिंता मत करिए। चलिए तो चालू करें, थोड़ा पढ़ लेते हैं, 15 मिनट, 15 मिनट पढ़ लेते हैं। चलिए लिखेंगे पहला चैप्टर न्याय निगमन। ऑनलाइन में मेंस में सब हो जाएगा काव्या। ओबीसी का जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं था, उनका क्या जनरल से काउंट करेंगे उनको? जनरल से सिलेबस पूरा समझ में आ गया ना? चलो पहला चैप्टर न्याय निगमन। न्याय निगमन प्रैक्टिस भरपूर करना है, नोट्स बनाना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि बुक में नहीं मिलने वाला। बहुत सारी बातें बताऊंगा। दूसरी बात ये भी समझना कि जो बोलूंगा उसको सही मान लेना, ये नहीं कि हमको दिख तो नहीं रहा है। ये इस चैप्टर में समस्या है, इस चीज की इस चैप्टर में समस्या है। अगर आप पहले से जानते हैं इस चैप्टर को तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो फिर जैसा मैं बताऊंगा वैसा फॉलो करना। मिक्स मत करना कि मैं जानता हूं और आप जानते हैं, दोनों को मिक्स कर देता हूं तो फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये आप एकदम ऐसा मान के चलो कि आपको कुछ नहीं पता, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा चलते रहिए बस। बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी जो बता रहा था केवल कुछ, केवल ऐसे बहुत सारी चीजों को शामिल करने वाला हूं मैं। मिक्स मत करना चीजों को, और दिखेगा कुछ होगा कुछ, तो जैसा बोलूंगा वैसा याद करना पड़ेगा। इस चैप्टर में ये समस्या तो है। दिखेगा दूर दूर है, मैं बोलूंगा हाँ दूर दूर है, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है? ए यहां बैठा है, बी यहां बैठा है। निष्कर्ष मैं बोला, कंक्लूजन, कोई ए बी नहीं है। दिख तो रहा है सर कोई ए बी नहीं है, फिर भी उसको मैं गलत मार दूंगा कि नहीं यार गलत है ये। तो उसके लिए जो बातें बोलूंगा वो बातें आपको समझनी पड़ेंगी, ध्यान रखिएगा। होगा ऐसा, मान लो ए यहां बैठे रहेगा, बी यहां बैठे रहेगा, ऐसा रहेगा। अब मैं कंक्लूजन बोला, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। आपको लग रहा है ठीक तो बोल रहे हो सर, सही है, लेकिन एक्चुअल में वो कंक्लूजन गलत रहेगा। ऐसी चीजें आएंगी, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज्यादा ऐसा मत घुसिएगा कि ये तो दिख रहा है सर ऐसा, ये तो दिख रहा है वैसा। बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, जैसा बताऊंगा वैसा चीजों को बढ़ाते रहिएगा। चलिए न्याय निगमन, इसमें क्वेश्चन में लिख देता है कि जो जानकारी दी गई है उसको सही मान के चलना है।
इसमें ऐसा इसलिए लिखता है ताकि आप जैसे लोग उसमें विवाद पैदा ना कर दें। इसमें भी साला लगाओ ऑब्जेक्शन, कुछ कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकते हैं, सभी शेर चूहे कैसे हो सकते हैं। तो उसमें पहले से लिख देता है निर्देश में कि जो जानकारी दी गई उसको सही मान करके निष्कर्षों को चेक करें, सही मान करके, वरना प्रश्न में ही आप ऑब्जेक्शन लगा देंगे कि कुछ कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकते हैं, ये तो प्रश्न ही गलत है। सभी शेर चूहे कैसे हो सकते हैं, तो प्रश्न ही गलत है। इसीलिए पहले पूरा प्रॉपर लिख देगा वो। चलिए देखिए, सबसे पहले कथनों की बात कर रहे हैं। कथनों की 4 कथन लिख रहा हूं, उन 4 कथन का डायग्राम जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही बनाना है। चलिए, पहला कथन है कुछ ए बी है। पहला कथन है कुछ ए बी है। देखना पिछले साल के क्वेश्चंस भी अपन डील करेंगे साथ साथ में। कुछ ए बी है, इंग्लिश में बोलते हैं सम ए आर बी। सम ए आर बी, डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ ए बी है, ऐसा ही बनाना डायग्राम, ऐसा ही बनाना जैसा बोल रहा हूं। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कथन में रहेगा कुछ ए बी है तो उसका डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे। सम ए आर बी, कुछ ए बी है का डायग्राम ऐसा ही बनाना है जैसा मैं बोल रहा हूं। एक रूल होता है, ध्यान रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में मिनिमम ओवरलैपिंग रूल चलता है। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, ध्यान रखिएगा, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। जितनी आवश्यकता है उतना ही ओवरलैप करना होता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही ओवरलैप करना है। इसका यह मतलब नहीं कि सर इतना करते क्या, फिर ऐसा मतलब नहीं है इसका, समझ आ रहा है। जितनी आवश्यकता है उतना ओवरलैप करने का मतलब कि कुछ ए बी है बोला है, कुछ ए बी है बोला है, तो आपके मन में यह ना रहे कि सर इसमें भी तो कुछ ए बी है, इसमें भी तो कुछ ए क्या है, बी है, तो ऐसा डायग्राम क्यों नहीं बनाए, ऐसा ही क्यों बनाए। तो वही बोल रहा हूं कि मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, जितना बोला है उतना ही करना है। अपने मन से एक्स्ट्रा जानकारी कुछ उसमें डालना नहीं है। आप बोले सर यहां पे भी तो देखा जाए तो कुछ ए बी ही तो है ना, कुछ ए क्या है, बी ही तो हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं बनाया सर, ऐसा क्यों बनाए हुआ, ये वाला क्यों नहीं बनाए। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा जानकारी आपने ये डाल दिया, समझो। देखा जाए तो कुछ ए तो बी है ना इसमें भी, अगर सभी ए बी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ए तो बी होंगे ही ना इसमें। सभी ए बी हैं तो अपने आप कुछ ए तो बी होंगे ही, तो फिर डायग्राम आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों बनाया। तो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल यही बोलता है कि जितना कहा जाए उतना ही करिए। यहां पे आपने एक्स्ट्रा जानकारी क्या डाल दी कि सारे के सारे ए क्या हैं, बी, जो कि प्रश्न में नहीं कहा गया था। इसी को बोलते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। अगर सभी ए बी हैं तो ऑब्वियस सी बात है सर कुछ ए तो बी होंगे ही, तो डायग्राम ऐसा बनाने में आपको क्या दिक्कत हो रही है। यहां पे भी तो कुछ ए बी हैं, अगर सभी ए बी हैं, आप पूरा पूरा इस कमरे में उपस्थित हैं, तो आपका हाथ पैर तो उपस्थित है ही कमरे में, समझ आ रहा है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं बना रहे हो, तो इसी को बोलते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। जितना बोला है उतना ही बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ना घुस जाए, ये ध्यान रखना है। तो कुछ ए बी है का डायग्राम ऐसा ही बनाना है आपको। दूसरा आता है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी का डायग्राम ऐसा बनता है, ये देखिए ऐसा ही बनाना है। सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ये पूरे पूरे ए जो है वो अंदर में बैठेंगे बी के, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ए जो है वो पूरे पूरे अंदर बैठेंगे, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, समझ आ रहा है। ऐसा ही बनाना है, सभी ए बी हैं। तीसरा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। तो कोई ए बी नहीं है का डायग्राम कैसा बनाना, ध्यान से देखो। ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से ऐसा क्रॉस लगाना है, याद रखिएगा, ऐसा क्रॉस, क्रॉस लगाना मत भूलना वरना पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। कहने का मतलब समझो, ए का कोई भी व्यक्ति बी में एंट्री नहीं मार सकता, बी का कोई भी व्यक्ति ए में एंट्री नहीं मार सकता, समझना, यही सब तो समझना है आपको इस
पूरे चैप्टर में कोई ए बी नहीं है, जैसे ये कमरा और बाजू वाला कमरा, ये कमरा ए बाजू वाला कमरा बी, तो कोई ए बी नहीं है, मतलब इस कमरे का कोई भी व्यक्ति उस कमरे में नहीं जा सकता, उस कमरे का कोई भी व्यक्ति इस कमरे में नहीं आ सकता। समझ आ रहा? कोई मतलब नो ए इज बी, इसका कोई भी व्यक्ति यहां नहीं जा सकता, इसका कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आ सकता, नो ए इज बी, इसी को बोल रहा हूं। मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्या मारेंगे? क्रॉस। चौथा, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, सम ए आर नॉट बी, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? कोई ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है का डायग्राम कैसा बनेगा? ध्यान से समझना, कुछ ए बी नहीं है का डायग्राम कैसा बनेगा? ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का, अब थोड़ा मतलब इतना भी ले लो यार, इतना ले लो, एक ही बात है। तो कुछ ए बी नहीं है का मतलब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का, ये देखिए बी के पूरे सर्कल के साथ क्या होगा? क्रॉस। ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के सर्कल के साथ क्या होगा? क्रॉस। दोनों में डिफरेंस समझना, ये दोनों में खेल बहुत लंबा होता है। कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस, मतलब ए का क्षेत्र ये है, बी का क्षेत्र ये है, ए का क्षेत्र ये है और बी का क्षेत्र ये है। ए का कोई व्यक्ति बी में नहीं जाएगा, बी का कोई व्यक्ति ए में नहीं आएगा। समझ आ रहा है? ए का किसी भी स्थान का कोई व्यक्ति बी के किसी भी स्थान में नहीं जाएगा, बी के किसी भी स्थान का कोई व्यक्ति ए के किसी भी स्थान में नहीं आएगा। मतलब ए पूरा पूरा अलग, बी पूरा पूरा अलग। ए का कोई भी व्यक्ति कहीं का भी उठ के बी में नहीं जा सकता, बी का कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बैठा हो उठ के ए में नहीं आ सकता। जबकि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है मतलब ए के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे 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 सर्कल से क्या होगा? क्रॉस। मतलब इतने जो ए हैं वो बी में एंट्री नहीं मार सकते। समझ आ रहा है? लेकिन ये जो बचे हुए ए हैं ना, ये जो बचे हुए ए हैं ये बी में एंट्री मार सकते हैं। समझना, ये सब खेल होगा। समझ पा रहे हैं? बी के जो भी लोग हैं ना वो ए में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन यहां पर एंट्री मार सकते हैं। समझ पा रहे हैं डिफरेंस? ये दोनों में अंतर समझना, ये दोनों परेशान करेंगे बार बार आपको। नेगेटिव वाले ही तो परेशान करते हैं आपको, पॉजिटिव तो परेशान ही नहीं करेंगे, नेगेटिव ही परेशान करेंगे। ए का कोई भी व्यक्ति बी में नहीं जा सकता, बी का कोई भी व्यक्ति ए में नहीं आ सकता, लेकिन यहां पर ए के ये वाले हिस्से में जो बैठे हैं वो बी में नहीं जा सकते, ये वाले व्यक्ति बी में जा सकते हैं। बी के किसी भी व्यक्ति को ए में यहां पर आने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहां पर आ सकता है। समझ पा रहे हैं? ऐसा समझिए जैसे दो परिवार हैं, एकदम बोलचाल दोनों में बंद है, एकदम। समझ आ रहा है? एकदम मतलब पूरा खत्म है। समझ आ रहा है? ना पेरेंट्स का, ना बच्चों का, ना पेरेंट्स का, ना बच्चों का, एकदम एंटी है दोनों। ये वाले में ऐसा समझिए पेरेंट्स का चल रहा है एंटी, लेकिन बच्चे उनके यहां जा रहे हैं। वही चीज हो रहा है। समझ आ रहा है? जितना व्यवहारिक तरीके से समझेंगे उतना आसान लगेगा। यहाँ पे पेरेंट्स बच्चे दोनों नॉट अलाउड हो गए हैं, ना इधर वाले इधर जा सकते हैं, ना इधर वाले इधर। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का चल रहा है, लेकिन बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स का बोलचाल नहीं है। समझना, समझ आ रहा है? तो ये वाले लोग यहाँ पे एंट्री नहीं मार सकते। समझ पा रहे हैं? इतने जो लोग हैं, इतने, कुछ ए बी नहीं है मतलब इतने जो ए हैं वो बी के पूरे सर्कल में एंट्री नहीं मार सकते, बी के पूरे लोग ए के ये वाले हिस्से में एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन ये वाले हिस्से में आ सकते हैं। समझ आ रहा है? अब एक बात और समझना, इसी का रिवर्स अगर मैं बना दूं तो मतलब एक ही निकलेगा। कोई बी ए नहीं है, एक ही मतलब होगा। कोई बी ए नहीं है तो मतलब एक ही होगा। ये देखिए, कोई बी ए नहीं है मतलब एक ही होगा। बी का कोई भी व्यक्ति ए में नहीं आ सकता, ए का कोई भी व्यक्ति बी में नहीं आ सकता। मतलब इन दोनों कथनों का मतलब क्या है? सेम है। लेकिन यहां पर अगर मैं लिख दूं ऐसा कि कुछ बी ए नहीं है तो मतलब बदल गया। कुछ बी ए नहीं है तो मतलब इसका बदल गया। देखो, ये मतलब बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? कुछ बी ए नहीं है मतलब बी के सर्कल के थोड़े से हिस्से का
ए के पूरे सर्कल के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस। ये देखिए मतलब बदल गया, समझ आ रहा है, ध्यान से समझना। कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का कुछ ए, तो ये थोड़े से ए का पूरे बी के साथ क्या है, क्रॉस। मतलब ये वाले ए जो हैं ये बी में एंट्री कहीं पे नहीं मार सकते, ये बचे हुए जो ए हैं ये बी में एंट्री मार सकते हैं। बी वाले लोग ए में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन ए के बाकी जगह पे एंट्री मार सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कुछ बी ए नहीं है, तो इस बार बी के सर्कल के थोड़े से हिस्से का पूरे ए के साथ क्या बोलेंगे, क्रॉस। मतलब ये वाले जो बी हैं, ये वाले जो बी हैं ये ए में एंट्री नहीं मार सकते, ये बचे हुए बी जो हैं ये ए में एंट्री मार सकते हैं। ए के सारे लोग बी में यहां पर नहीं आ सकते, लेकिन बचे हुए जगह पर आ सकते हैं। समझ आ रहा है। फिलहाल ये 4 कथन हैं, आगे चल के कथन बढ़ेंगे। फिलहाल इन 4 कथनों पर काम करना है अपन को, इन 4 कथनों पर, समझ पा रहे हैं। आगे जाके केवल कुछ ए बी हैं, केवल ए बी हैं, इस प्रकार के कथन और बढ़ेंगे। कल काम कराऊंगा, समझ आ रहा है। ये मैं केवल इंट्रो थोड़ा सा दे रहा था इस चैप्टर का, कल काम कराऊंगा। देखना क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। 10-5 सेकंड लगेगा एक प्रश्न बनाने में, हार्डली बोल रहा हूं 10 से 5 सेकंड। एक और मेथड आता है इसका 100, 150, 200 वाला जो बताते हैं 50-100 करके, लेकिन मेरा जो सजेशन रहता है 50-100 थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में नहीं लगता है। केवल कुछ वगैरह वाले प्रश्न आ जाएंगे तो वो 100-50 वो सब खत्म हो जाता है। नेगेटिव वाले में 100-50 में उलझ जाएंगे आप, कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसा बता रहा हूं ना वैसा थोड़ा सा लेके चलना, इसको समस्या नहीं आएगी। देखना जैसा बता रहा हूं वैसा ही पढ़ो इसको, समस्या कहीं पे नहीं आएगी। बहुत सारी बातें जुड़ेंगी, समझ आ रहा है। रिवीजन होते रहेगा, पिछला रिकॉल करते रहूंगा, समस्या नहीं आएगी। न्याय निगमन के चैप्टर को खत्म करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ में लूंगा मैं। न्याय निगमन खत्म होगा तो थोड़ा पजल का आपको अप्रोच सिखाऊंगा, एक आध दो पजल कराऊंगा। उसके बाद वो चैप्टर साइड बाय साइड चलता रहेगा, वो 1-1.5 महीना 2 महीना, उसको अभी मैं पूरा एक साथ कंप्लीट नहीं करने वाला। फिर सिटिंग अरेंजमेंट का 1-2 अप्रोच बता करके वो चैप्टर को महीना 1.5 महीना चलाऊंगा, ये प्रायोरिटी में करना है। और फिर उसके बाद पैरेलल अपने चैप्टर चलेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, इंग्लिश अल्फाबेट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग टर्म। सीरीज के 6-7 क्वेश्चन आए थे पिछले बार, सीरीज के तो देगा ही क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के 5-6 प्रश्न आए थे, इंग्लिश अल्फाबेट के 5-6 प्रश्न आए थे। वो सब बन जाएगा, वो सब की चिंता तो मत ही करिए। वो सब आप मेरे से पढ़े भी अगर हैं तो आपको पता है कि सीरीज पढ़ाने का मेरा तरीका क्या है, तो सीरीज के प्रश्न आपसे बन ही जाएंगे। मेरा तरीका सीरीज पढ़ाने का कोई ऐसा नहीं है कि एकदम सिस्टमेटिक पूरा डिफरेंस का सीरीज, मल्टीप्लीकेशन का सीरीज, अभाज्य संख्या का सीरीज, ऑल्टरनेट सीरीज, ऐसा पूरा लिखवा लिखवा के हर एक अप्रोच को समझाता हूं। तो सीरीज आप बना लेंगे, वो सारे चैप्टर बना लेंगे। समस्या आपको इन 3 चैप्टर में आएगी, इसलिए इन 3 चैप्टर में न्याय निगमन को पूरा खत्म करूंगा मैं पहले। उसके बाद पजल टेस्ट का जो चैप्टर है इसको मैं 1 घंटा 1.5 घंटा समझाऊंगा आपको, और एक आध पजल आपको देते रहूंगा। उसी पे डिस्कशन अपने ये महीना 1.5 महीना चलते रहेगा, एक साइड में वो चलते रहेगा। उसी प्रकार सिटिंग अरेंजमेंट का 1-2 एग्जाम्पल, ये अपना महीना 1.5 महीना चलते रहेगा। ये खत्म, ये दोनों चलते रहेगा पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों में बहुत सारा काम करना है। पिछले बार के पेपर को देख करके समझ में आ रहा है। और उसके बाद अपना एक एक करके सारे चैप्टर साथ में चलेंगे। इस प्रकार रीजनिंग को पढ़ना पड़ेगा ताकि समय कम लगे। मुझे जो प्रॉब्लम समझ में आ रही है वो प्रॉब्लम यहीं पे समय ले लेगा। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है ना कि आप उलझ गए ना तो समय भी खराब और प्रश्न भी नहीं बना, आपसे आउटपुट भी कुछ नहीं निकला। पजल ऐसा चैप्टर है कि आप उलझ गए उसमें तो समय भी खराब कर दिए, और पजल सॉल्व नहीं हुआ तो सीधे 4-5 प्रश्नों का लॉस हो जाएगा, समय भी खराब हो गया आपका। ये ऐसे चैप्टर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इनको थोड़ा सा सीरियस लेकर के चलना पड़ेगा। इन तीनों चैप्टर में ये तो समस्या पैदा नहीं करने वाला, ये दोनों समस्या पैदा करेंगे। तो इस प्रकार से आगे बढ़ाऊंगा। अभी तो पहला क्लास था, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ाए नहीं हूं, बातचीत में ही निकल गया है। बाकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। 2 घंटे की क्लास मिलेगी आगे जाके, मेरे को ध्यान रखिएगा। 2 घंटे की क्लास के बिना मेरा काम नहीं चलता है, 2 घंटे की क्लास लूंगा ही मैं। तो थोड़ा सा 5-6 महीने मेरा ये कहना है, जो भी समय है अभी 3 महीना 4 महीना 5 महीना जो भी दे रहा है, उसमें थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ छोड़ छाड़ के चीजों को बैठ जाओ पढ़ने। 3-4 महीना तो कम से कम देगा, उससे पहले तो नहीं देगा, मेरे को नहीं लगता। 3-4 महीना तो कम से कम देगा, देख लीजिएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, सीजीपीएससी का विज्ञापन जारी हो जाता है नवंबर में, उसके बाद भी अभी एग्जाम लेने वाला था मई में,
उसको बढ़ा दिया था 15 दिन। मतलब आप खुद सोचिए, 3 महीना तो यहाँ पे भी दे दिया था। समझ आ रहा है? वो मजबूरी में बढ़ाया, मजबूरी में बढ़ाना पड़ा उसको। पहले मई का शेड्यूल था, उसको बढ़ा करके 15 दिन बढ़ा करके जून में एग्जाम दिया है। इतना प्रेशराइज हो गया था, इतना विवाद हो गया था। तो आप लोग खुद सोचिए, रिजल्ट जारी होने के बाद, रिजल्ट जारी होने के बाद उसको जारी करना पड़ेगा कि मेंस कब होगा, उसमें भी समय लेगा वो। अभी तो रिजल्ट देखना ना जारी करेगा, वो बताएगा ही नहीं कौन सिलेक्ट हुआ है कौन नहीं हुआ है। अभी तो सारा पीडीएफ जारी कर देगा, आप लोगों का नंबर इतना इतना आया है। आप लोग 15 दिन तो उसी में उलझे रहेंगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। पिछले बार यही तो हुआ था, पिछले बार को याद तो यही हुआ था। कहाँ जारी हुआ था कि आप पास हो गए, प्री निकाल लिए? वो जारी हुआ था क्या? पूरा पीडीएफ, उसमें नंबर। अब उसमें फिर बैठेंगे एनालिसिस करने कोचिंग वाले की जनरल का सीट इतना है तो रैंक इतना तक हो सकता है, ओबीसी का इतना तक हो सकता है, एससी का इतना, एसटी का इतना। 3 महीना कम से कम बोल रहा हूं आपको मिलेगा ही, कम से कम 3 महीना मेंस के लिए। अभी से लेकर के कम से कम बोल रहा हूं, यहां से लेकर के तो एकदम गारंटीड बोल रहा 3 महीना मिलेगा। यहां से लेकर के तो ज्यादा भले मिल जाए, कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कम से कम बोल रहा हूं, 4 महीना भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आ रहा है? तो 3 महीना तो कम से कम मान के चलिए। तो तैयारी में लग जाइए, सिलेबस को करिए। प्री में जो पढ़े हैं वो कहीं खराब जाएगा नहीं, क्योंकि सारे टॉपिक्स वही सब हैं, लेकिन थोड़ा सा तेजी और थोड़ा एक्यूरेसी और कुछ शॉर्टकट वगैरह सीखने होंगे आपको मैथ्स और रीजनिंग में। तो और जीएस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, लैंग्वेज में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, उनमें काम करना पड़ेगा। तो प्री में पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं है ना, वो पूरा प्री पूरा का पूरा काम आएगा। इसीलिए पहले ऐसे चैप्टर्स को पढ़ लीजिए जो आप पढ़े ही नहीं है, इन पे काम करते रहिए। प्री के चैप्टर में तो फिर भी काम किया है आपने, ताकि एग्जाम मान लीजिए जल्दी हो गया तो प्री वाले चैप्टर्स पे तो आपने काम किया ही है ना, नए टॉपिक्स आपके वहां पे पकड़ में रहे। इसीलिए मेरा अप्रोच भी यही है कि ऐसे टॉपिक्स को पहले करा दूं मैं जो मेंस में है, प्री में नहीं है, ताकि एग्जाम अगर थोड़ा सा हड़बड़ी में हो जाए तो आप तैयार तो रहें। आज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लगाने का क्षमता तो रखते हैं यार आप, सीरीज के क्वेश्चंस लगाने का क्षमता रखते हैं, पढ़े हैं आप। पासा लगा लेंगे, अभी पासा का प्रश्न दूंगा बना देंगे पासा। लेकिन अभी अगर पजल दूंगा तो हालत खराब एक बार हो जाएगा, न्याय निगमन के अच्छे प्रश्न दूंगा तो एक बार हालत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे चैप्टर्स को पहले पढ़ लीजिए। हर विषय में मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा सा इस प्रकार का अप्रोच रखिए कि ऐसे चैप्टर्स को पहले कर लीजिए जो आप पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कल देखते हैं इसके आगे का, 2 घंटे की क्लास लूंगा मैं, शेड्यूल कराऊंगा, तो थोड़ा समय का ऊपर नीचे होगा, 1 आध घंटा पहले बाद में तो कर लीजिएगा इसको मैच। 1 घंटा ज्यादा आपको बुलाएं, समझ आ रहा है, ज्यादा बैठाएं, आधा घंटा 1 घंटा, तो उसको थोड़ा मैनेज करिएगा टाइम को लेकर के। एसटी फीमेल 50 होगा कि नहीं होगा पूछ रहे हैं, बताओ यार। एसटी फीमेल 50, एसटी फीमेल 50, एसटी मेल यहाँ 45 में तैयारी कर रहे हैं, आप फीमेल होकर 50 का पूछ रही हैं। 50 देगा लड़कियों को तो मैं कहूंगा यार 50-50 में तो तैयारी करो, और लड़के भी 50 के आसपास है तो तैयारी करना चाहिए। तैयारी नहीं करोगे तो हो गया तो कोई काम नहीं, तैयारी नहीं करोगे और हो गया फिर भूत अखरेगा। और तैयारी करते रहोगे, हुआ तो पेपर में, नहीं हुआ तो कोई क्राइम थोड़ी हो गया है कि अरे साला ये क्या कर दिया। पढ़िए, कल देखिए कल का क्वेश्चन बहुत सारे थे, बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे, देखना बहुत आसान लगने वाला है। 10-15 सेकंड के ऊपर एक प्रश्न नहीं लगेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, 10-15 सेकंड लगेगा। हिंदी के एक तरह थोड़ा बातचीत करिए।